हाँ जी बोलो। ईएमआई में क्या डाउट है बोलो। 56। हम्म। 56 नहीं आई सर। 56। एक अब मिनट आ दो। गई। अच्छा हाँ आ अभी गई। आ रही है, आ जाएगी आ जाएगी। वो हल्लू हल्लू हाँ आती है ना तो अभी आ जाएगी। ओवन में 56 तो एक मिनट। 40 50 56, हाँ 56। तो अपने को दिया है एक इंडक्टर एंड मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो दैट सेज ऐसा इंडक्टर है और ये बल्ब इस तरह से दिया है, दैट इज़ B1। फिर साथ में यहाँ एक रजिस्टर है एंड देर इज़ अनदर बल्ब B2। फिर ये इस तरह से एक बैटरी है और ये एक स्विच है और ये दिस इज़ कनेक्टेड इन अ वे। फिर इंडक्टर L, रेजिस्टेंस R एंड टू आइडेंटिकल बल्ब B1 एंड B2 आर कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। स्विच कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हैव इंडक्टेंस L। अच्छा, यानी कि इसके पास L तो है ही, साथ ही साथ R भी है। और यहाँ पर क्या है, ये R है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव द करेक्ट डिस्क्रिप्शन व्हाट इज हैपनिंग व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। हाँ जी बाबा, तो जल्दी से बोलो आपका क्या मानना है। एक बार ऑप्शंस बोल। ऑप्शंस बताऊं मैं? ऑप्शंस बड़े लंबे हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपना अपना पीडीएफ खोलो ना और जल्दी से बोलो। या जिसने भी डाउट पूछा, जल्दी से बताओ आपका क्या मानना है कि सर ऐसा होना चाहिए था और आंसर में गलत गलत मतलब अलग दिया हुआ है। अरे बाबा, डिस्कशन ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ बताता जाऊं। आप बताओ कि सर मैं ऐसा सोचता हूँ, इसमें गलत क्या है। सर पहले B2 चालू होगा उसके बाद पहले B2 चालू होगा, उसके बाद B1 चालू होगा। B1, ठीक है। उसके बाद G1। उसके बाद B1 चालू होगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आ रहा है आपका? आपका क्या आंसर बनना चाहिए? हम्म। आपको क्या लगता है ABCD में से कौन सा आंसर बनना चाहिए? अरे यार, चलो धीरे धीरे सीखोगे आप भी कि बाबा डिस्कशन में ढंग से पार्टिसिपेट करो तभी जाके सीखोगे। और डिस्कशन में पार्टिसिपेट तभी कर पाओगे जब सॉल्व करोगे और सॉल्व करके पूछोगे सर मैंने ऐसा सोचा था, इसमें गलत क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है B2 लाइट्स अप अर्लियर देन B1 एंड फाइनली बोथ बल्ब शाइन इक्वली ब्राइट। B2 कौन है? B2 नीचे वाला। B1 कौन है? ऊपर वाला। फिर B1 लाइट्स अप अर्लियर एंड फाइनली बोथ बल्ब्स अक्वायर इक्वल ब्राइटनेस। B1 तो बाद में ही चलेगा। B2 ब्राइट्स अप अर्लियर एंड फाइनली B1 शाइन्स ब्राइटर देन B2। B और C दोनों गलत हो गए। डी ऑप्शन कहता है B1 एंड B2 लाइट अप टुगेदर विद इक्वल ब्राइटनेस एट ऑल द टाइम। नहीं, ये ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझे, क्या दिक्कत है इसमें? सी दिया सर। सी दिया इसका। ऐसा है क्या? नहीं रे, एक मिनट। सी में है, एक मिनट कहाँ गया? बी टू लाइट्स अप अर्लियर, ठीक है ये बात तो सही है अपनी। B2 सब ज़्यादा चमक गया पहले। और उसके बाद में बी वन का क्या है? B1 शाइन्स ब्राइटर देन B2। B1 को शाइन ब्राइटर का कोई रीज़न है नहीं। इंडक्टर रजिस्टर। 56 का आंसर देखूं मैं एक बार, एक मिनट। O1 56। O1 56 मेरी शीट में तो आंसर ही नहीं दिख रहे मुझे। आपकी शीट में दिख रहा है आपको आंसर? एक मिनट। 56 EMI कहाँ? ये EMI था ना? कौन सा था ये? EMI 56। O1 56 में ए दिया है भाई आंसर। कहाँ देख रहे हो भाई? अरे भाई सही शीट देख रहे हो ना? आंसर ए ही दिया है और जो होना चाहिए वही है। दूसरा सवाल बोलो। क्या है यार, टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? हम्म।
दूसरा सवाल बोलो चलो। 5 0 50, ये कहाँ आ गया? मैं O2 O1 ये रहा। 50 कहता है AB and CD आर स्मूथ। यार ये तो ना पूछो यार, 50 तो क्लास में किया हुआ सा सवाल है ये। ऐसा किया तो था ना कि बताओ ऐसे ये स्लाइड कर रहा है तो कितना टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह पूछी थी मैंने आपसे इसमें। अरे बाबा हाँ तो बोल दो या तो ना तो बोल दो। टर्मिनल वेलोसिटी ऐसा कुछ किया था अपन ने। सॉरी बच्चा, मैं ऐसे तो हेल्प नहीं कर पाऊँगा, है ना। अगर आप शांत बैठने के विचार में हैं यहाँ पर डिस्कशन के दौरान डाउट पूछकर, तो आई एम सॉरी, इस तरह से डिस्कशन नहीं होता। थोड़ा सा अपने को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया, तो वो भी नहीं बता रहे। गलत हो तो गलत बताओ ना भाई, कौन सा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें सही आएगा तभी पूछ रहे हो। भाई ना पूछ तो तभी रहे हो ना जब आपको गलत हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। हाँ भाई, एनी फोर्स अदर डाउट? सर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू mg cos थीटा। क्या कह रहा है? सर वो जो लूप के हिस्से में फोर्स लगेंगे एम जी का साइन थीटा जो लगेगा ना वो डाउन द इंक्लाइन लगेगा, और बी आई एल का अप द इंक्लाइन फोर्स, बी आई एल का वो कंपोनेंट जो अप द इंक्लाइन लगा है वो एम जी साइन थीटा के बराबर जब हो जाएगा तो दैट वुड बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझे? हाँ सर। हाँ जी, और बोलो। डन है O1? O2 की बात करते हैं, बताइए। O2 में बताइए, कोई डाउट? O2 O2 एनी डाउट? O2 में क्या थे? पहले 5। पहले 5 सवाल थे, तो पहले 5 सवाल में कोई डाउट? डन, नो डाउट? सर 60% में वो 60 हाँ सर O1। एक मिनट, अरे यार ये आगे पीछे क्यों करते हो रे मेरे को। एक मिनट, कहाँ गया O1? O1 में 60 क्वेश्चन नंबर 60। हाँ 60 तो ये पैराग्राफ है, बता क्या हुआ इसमें। सर वो डिवाइस क्या है सर? डिवाइस क्या है? ये लिखा तो होगा ना इंग्लिश में। मतलब क्या चाहते हैं, मैं पढ़ूँ अभी इसको? नहीं सर वो एक इसमें लिखे हैं। अरे तेरा डाउट तो क्लियर कर कि क्या है, मतलब एग्जैक्टली डाउट क्या है ये तो बता। अरे बाबा, अरे बोलोगे तभी तो समझ में आएगा ना मुझे, ऐसे कैसे समझेगा रे? हम्म, जल्दी बोलो। यार ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा, तुम चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन फिर इससे बाद में हालत ख़राब हो जाएगी। अरे होमवर्क का तभी अच्छे मज़ा आएगा जो डिस्कशन होगा, है ना। डिस्कशन होगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझसे कुछ पूछेंगे, तब जाके डिस्कशन का मज़ा आता है और तब जाके अच्छी लर्निंग होती है ना। अदरवाइज़ तो सिर्फ आपको मुझसे सीखना ही है, अगर आप सिर्फ पढ़ना ही है तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ मैं, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, मुझे रोज़ रोज़ लाइव भी नहीं आना पड़ेगा, है ना। एक दिन लेके मैं बैठ जाऊँगा। तो ध्यान दो, आपने अपनी जो टाइम को अगर मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा बाबा। मतलब इसको मैं चाहे कितने गुस्से में बोलूँ या जितने प्यार से बोलूँ, आप इस बात को अगर नहीं समझेंगे कि बाबा अपनी तैयारी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है होमवर्क एंड होमवर्क डिस्कशन, तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्लास नोट्स पढ़कर अपना काम हो जाएगा या ऐसे कोई तूफ़ानी काम करके अपना काम हो जाएगा, तूफ़ानी किताबें करके काम हो जाएगा, तो आई टेल यू दैट नहीं होगा, है ना। जब तक आप कुछ
अपना होमवर्क नहीं करेंगे, आई टेल यू दैट कि बाबा वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा नए क्वेश्चन देखने का, है ना। और ऑब्वियसली नए क्वेश्चन ही आने वाले हैं अपने पेपर में। तो बाबा ये जो होमवर्क नहीं कर रहे हो ना, उसमें से करने वालों का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। पहले एक दो था, अब 2 4 5 6 7 8 10 इस तरह से बढ़ रहा है। तो कोशिश करो कि आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो बढ़ने वाले नंबर हैं, है ना। पहले होमवर्क कम कर रहे थे लोग, अब धीरे धीरे होमवर्क करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अवेयर होने वाले लोग बढ़ रहे हैं, रिवीजन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, है ना। कॉल आते हैं मेरे पास, रोज़ आते हैं, 2 दिन के 2 3 नए कॉल आ जाते हैं कि सर ये क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझो, आपका जो पास वाला दोस्त है वो पढ़ रहा है, वो तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कोई मतलब आपको जेलसी वाली भावना नहीं बता रहा हूँ, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि यार कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, तो फिर आप थोड़ा मतलब किसी और दुनिया में रह रहे हैं। तो पहली बात, होमवर्क ढंग से करो। दूसरी बात, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, है ना। मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे ओलंपियाड वाला बैच था मेरा पिछली बार, तो ओलंपियाड वाले बैच में हमारा पढ़ने का काम होता था मुश्किल से 15 से 20 मिनट, और 1.5 आवर की क्लास में लगभग आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 आवर का काम तो डिस्कशन में जाता था, है ना। ऑलमोस्ट 1 आवर का काम डिस्कशन में जाता था, और रिमेनिंग हाफ एन आवर, रिमेनिंग 30 मिनट्स या आप 20 मिनट्स ले लीजिए, वो पढ़ने में जाता था कि नए चीज़ के लिए पढ़ लेते हैं, और फिर नया होमवर्क मिलता था, और फिर कल फिर और डिस्कशन होता था। तो इन दिस वे वो लोग अपनी मेंटल लेवल को इम्प्रोवाइज करते हैं। क्लास में पढ़ने से ज़रूर हेल्प होगी, लेकिन जब तक आप ये वाला पार्ट नहीं करेंगे ना, बड़ा पीछे रह जाएंगे, कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं बताता हूँ कि आप में और कोटा वाले बच्चों में क्या डिफरेंस रह जाता है, कि कोटा वाले बच्चों में थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, वो अपने आप ही बच्चे को मोटिवेट कर देता है होमवर्क करने के लिए। तो बच्चा ध्यान दो कि आप अपने घर पे रहते हुए भी अपने आप को मोटिवेट करके वही कल्चर का फ़ायदा उठा सकते हो जो कोटा में रहता है, एंड दैट इज़ कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। दूसरी बात कि बाबा ये होमवर्क जो है रेगुलरली करते रहो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, फिर ज़्यादा लोड भी नहीं होना पड़ेगा, बस हल्का फुल्का रिविजन और कर लेना। तो यार मुझे अभी जो आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं ना इस बीमारी के, वो सिम्टम्स ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दिक्कत कर देंगे। तो टेक पार्ट इन डिस्कशन, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में और आप अच्छे करें, और आपकी तरफ से भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि बाबा और अच्छे से करें। आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार हमारी तरफ से कुछ कमी है तो बताओ, है ना। मैं हमेशा रोज़ रोज़ कहता रहता हूँ कि सर ये करो वो करो। तो अगर आपको ये लगता है कि हमारी तरफ से और कुछ चीज़ें चाहिए, और कुछ हेल्प चाहिए, तो बोलो ना भाई, है ना। अब जैसे कल कॉल आया था, कॉल उठा नहीं पाया मैं उस टाइम पे, लेकिन वापस कॉल बैक कर दिया था मैंने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऐसा होता है कि हाँ भाई कॉल बैक मैं कर ही देता हूँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपकी जो कुछ भी क्वेरी है, जो कुछ भी दिक्कतें हैं, एक बार कॉल करके बात तो करो, अपने आप को सोचो तो सही कि कैसे करना है। तो बाबा अभी कर लो रे, अभी 1 2 महीने 3 महीने पढ़ लोगे, अच्छी से रैंक आ जाएगी, अच्छा सा लगेगा, हैं। गिफ्ट विफ्ट दे देना मेरे को, फिर अच्छे से अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपका जो एफर्ट है टुवर्ड्स दी होमवर्क वो थोड़ा बढ़े। और करते क्या हो रहे यार, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 में से 3 4 5 घंटे मान लो पढ़ाई के, इसके क्लास के निकाल लो, उसके अलावा खूब सारा टाइम बचता है भाई। 24 में से 5 गए मान लो, तो 19 आवर्स तो फिर भी बच गए आपके। तो 19 आवर्स में से मान लो 10 घंटे भी सो गए, या 10 घंटे भी आपने बाकी चीज़ें करने में टाइम निकाल दिया, कि सोना खाना पीना नहाना धोना ये सब चीज़ें निकाल दिया, उसके बाद भी 9 घंटे बच जाते हैं यार। ये तो मैंने एकदम रफ कैलकुलेशन करी है, बिल्कुल ही कोई बारीकियाँ देखी नहीं इसमें। तो 9 घंटे में से मान लो आप 7 घंटे ही पढ़ रहे हो, 8 घंटे ही पढ़ रहे हो। हालांकि इस टाइम पर 10 घंटे 11 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। तो अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने आप को 8 घंटे पढ़ते हुए देख रहे हो दिन में? अभी जो करंट सिचुएशन है, क्या कितने ही लोग हैं, आप खुद ही बता दो।
या शायद नहीं बताओगे, मुझे लगता है कि अपने आप से पूछना है ना। अब ये पब्लिकली बताना है नहीं बताना है वो तो छोड़ो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अपने आप को पहचानो कि भाई मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ और मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और वो लगभग लगभग 9 घंटे तो होने चाहिए दिन के एट दिस मोमेंट, जिसमें कि रिवीजन भी हो रहा हो, जिसमें कि आपका करंट वाला काम भी हो रहा हो। तो अपने आप से पूछ के देखना कि यार 9 घंटे हो रहे हैं क्या। अपने आप ही पता लग जाएगा कि क्यों मैं रोज़ रोज़ ही तुम्हें इससे परेशान कर रहा हूँ, है ना। रोज़ ही मुझे कोई मज़ा थोड़ी ना आ रहा है मेरी क्लास के 10-15 मिनट रोज़ के रोज़ निकालने का। लेकिन यार अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो चाहे आप 1 घंटा पढ़ लो, चाहे आप होमवर्क करोगे ही नहीं, चाहे आप 1 घंटा पढ़ लो पूरी क्लास में बैठ के, लेकिन उसका कोई मतलब एग्जैक्ट मज़ा नहीं आ पाएगा ना, आप उसका पूरा बेस्ट बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो ये अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हो यार। तो जल्दी से अपने आप को ठीक कर लो, कोशिश करो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन ने कहाँ देख लिया था, कल हमने देखा था, अच्छा हमने जेई एडवांस का सवाल देखा था। ये सवाल हो गया था, बोलो जेई एडवांस का सवाल। हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट, तुम लोगों की आवाज़ बड़ी कम आ रही है। हाँ बोलो बाबा। यार हो गया था होमवर्क। हाँ सर। हाँ जी। तो होमवर्क कह रहा हूँ, सॉरी, दैट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बताओ रे बाबा, अच्छा सवाल था। डन है, चलो ठीक हाँ। है। तो अब आगे करते हैं, हालांकि इस चीज़ को अपन ने कर लिया है, तो फिर भी वापस से कर लेते हैं जस्ट इन केस किसी को कोई दिक्कत हो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बात कर लिया आर रेजिस्टेंस वाला सर्किट यानी कि रेजिस्टिव सर्किट, फिर मैंने देखा कैपेसिटिव सर्किट, फिर मैंने देखा इंडक्टिव सर्किट, फिर मैंने तीनों को चिपका दिया यानी कि आर एल और सी तीनों को चिपका दिया। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसकी पावर की, है ना। आर एल सी सर्किट पावर। तो उसमें मैंने क्या किया था कि ये रहा, ये मैंने लिया था इंडक्टर, ये लिया था कैपेसिटर और ये लिया था मैंने रजिस्टर। ये है सी, ये है आर और ये मैंने लगा दिया सोर्स। ये आ गया वी पोटेंशियल इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने ले लिया था कि भाई फाई आ गया है या tan फाई आ चुका है। कितना आ चुका था tan फाई बोलो। एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर आ गया था tan फाई की वैल्यू यार। अगर मैं लिखता हूँ आई नॉट की वैल्यू तो वो कितनी आ गई थी बोलो। वी नॉट बाई जेड। वी नॉट बाई जेड, ठीक है, वी नॉट बाई जेड आ चुका है। जेड को एक बार अभी जेड ही रहने दो। तो अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो करंट क्या लिखा जाएगा, अगर ये वोल्टेज इतना था तो करंट वुड बी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर देखिए, क्या हमें आई नॉट की वैल्यू पता है? जी सर बिल्कुल पता है, आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाई जेड। क्या सर हमें फाई की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, यहाँ से हमें पता लग चुका है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि वोल्टेज ऑफ द सोर्स इतना है और करंट थ्रू द सोर्स इतना प्रोवाइडेड है, तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर अगर लिखूँ तो बताइए क्या लिखा जाएगा। ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और ये आ जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा पावर इंस्टेंटेनियस तो चलो हम बड़ी आसानी से लिख लेते हैं, वो आ चुका है वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो क्या आ चुका है, इंस्टेंटेनियस पावर। चलिए अब बात करते हैं एवरेज पावर की। तो ये काम आपको करना है ना, आसान वाला तो मैंने कर दिया, अब एवरेज पावर हमें बताना है। तो अब आप बताइए क्या होना चाहिए एवरेज पावर की वैल्यू। आपको क्या लगता है ज़ीरो होना चाहिए? क्या ज़ीरो पॉसिबल है? सॉरी, ज़ीरो हो सकता है क्या यहाँ पर? नहीं सर। नहीं हो सकता है।
नहीं, क्यों? पाई बिल्कुल, तो ये हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस है दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस तो होंगे ही। दिन है बस। हाँ जी बोलो। D नॉट I नॉट बाई 2 cos pi into 2 pi by omega। चलिए सोचते हैं। तो देखो, अपने पास एक ही तरीका है यार एवरेज निकालने का, बचपन से अपन यही करते आ रहे हैं। तो ये आ चुका है साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इतना बनता है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, वी नॉट एंड आई नॉट कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर में बचा है साइन ओमेगा टी, और फिर साथ में बचा है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यार इस दोनों का एक साथ कैसे इंटीग्रेशन करें? एनीबॉडी, एनी आइडिया? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे करते हैं। बोलो, यहाँ से आ चुका है दिस इज वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। इसका बताओ क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ, क्या होता है बोलो? ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी प्लस 5 प्लस फाइव, यही बनता है क्या? ये आता है साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 और 3, नहीं यार लग तो नहीं रहा मुझे ये बनता हुआ। नहीं सर, नहीं है ना, मुझे पता है कि बाबा कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ, इसको cos of a minus b minus cos a plus b। तो ये सही लिखा है क्या अपन ने? बताओ। नहीं, गलत है, मुझे भी गलत लिखा। cos of phi आएगा स्टार्टिंग में और बाद में 2 कॉस ऑफ फाइव cos phi minus cos 2 omega t plus phi माइनस कॉस 2 2 omega ओमेगा t टी plus प्लस फाइव। तो अभी ये ठीक लग रहा है, रुको मुझे, ये आ गया साइन, और अब ये सही लग रहा है मुझे। तो इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, dt करना है, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है। तो अब देखो, तो ये आ चुका है v नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव का इंटीग्रेशन dt के साथ में। तो कॉस फाइव तो कांस्टेंट है ना, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है,
माइनस, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट वुड बी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ध्यान रखना इसकी लिमिट हमें डालनी है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, टाइम की लिमिट यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा। समझ पा रहे हैं ये क्या लिखा मैंने? यार ऐसे शांत मत बैठो, या तो आता है या तो नहीं हाँ आता सर, है। तो ये आ गया वी नॉट आई नॉट बाई टू, इधर आ चुका है कॉस ऑफ फाई, साथ में मल्टीप्लाइड में है 2 पाई बाय ओमेगा, डिवाइडेड में है 2 पाई बाय ओमेगा। फिर साथ में ये देखो, अब मैं इसमें अपर लिमिट डालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा को इधर डाला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 4 पाई, है ना। तो साइन 4 पाई प्लस फाइव यानी कितना आ जाएगा, दैट वुड बी Sin phi। साइन फाइव। और फिर जब लोअर लिमिट डाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस फाइव, तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइन फाइव। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, Zero। बोलो, 0 आ जाएगा। इसका मतलब देखना ये आ चुका है, ये ऊपर भी वी नॉट आई नॉट बाई टू, ये है 2 पाई बाय ओमेगा, ये है 2 पाई बाय ओमेगा, खलास। तो ये आ जाएगा कॉस फाइव, ये आ जाएगा कॉस फाइव। तो ज़रा बताओ कि यहाँ से पावर एवरेज की जो वैल्यू आई है, पी एवरेज अगर लिखें तो वो कितना आ चुका है, वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव। चलिए अब बताइए, मैं बात करता हूँ वी नॉट के बारे में लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ थोड़ा स्टाइल से अगर लिखें तो ये है वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव, लिख सकते हैं इसको ऐसा। और वी नॉट बाई रूट टू को क्या लिखा जा सकता है, VRMS। वी आर एम एस। आई नॉट बाई रूट टू, IRMS। आई आर एम एस, और ये कॉस फाइव। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि बाबा वी आर एम एस आई आर एम एस कर दिया मैंने, वी नॉट और इसके टर्म्स में लिख दिया। अभी मैं किसके टर्म्स में लिखूँ, सिंपली मैं वी आर एम एस के टर्म्स में लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, और आई आर एम एस कितना होगा बोलो, आई आर एम एस क्या होगा, अरे बाबा ऊपर चलते हैं, कहाँ गया, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, है ना। इसका मतलब आई आर एम VRMS by एस Z। वी आर एम एस बाय जेड लिखा जाएगा। तो यहाँ से बन चुका है आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड इंटू कॉस फाइव। ठीक है, और ये बन चुका है वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इंटू कॉस फाइव। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर उसके टर्म्स में लिखना है, मुझे करंट के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाइव। अभी तक हमने कॉस फाइव पर ध्यान नहीं दिया, तो चलिए इस पर देख लेते हैं। अब क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ कि बाबा टेन फाइव मुझे पता है, दैट इज एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। तो बताइए कॉस फाइव क्या लिखेंगे, बोलो, R आर अपॉन over R square plus आर स्क्वायर root over R प्लस square एक्स सी plus माइनस XC एक्स minus एल का XL होल का स्क्वायर। इसको देख के किसी की याद आई क्या, नीचे वाली चीज़ को देख के, Z। तो ये क्या आ गया, Z, आर बाई Z। जेड आ चुका है। तो मेरे पास में अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ चुका है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड, तो था ही, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आ गई है, आर बाय जेड आ चुकी है। तो ये कितना आ गया, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। और ऐसा होना भी तो चाहिए था ना, खुद ही सोचो कि बाबा यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, कौन है, रजिस्टर है, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर। एवरेज पावर फॉर इंडक्टर कितना होता है, 0। एवरेज पावर फॉर कैपेसिटर कितना होता है, 0। भाई कैपेसिटर हो या इंडक्टर, एवरेज पावर कितनी, 0 है।
बचता कौन है? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर। तो रजिस्टर में अगर आई आर एम एस करंट गया तो इसमें जो पावर जाएगी वो हो जाएगी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने रजिस्टिव सर्किट में देखा था। तो एक्चुअली मुझे ये सीधा ही लिख देना चाहिए था, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आया तो अच्छा लगा कि आप एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुके हो कि भाई कोई भी सर्किट हो, चाहे कैपेसिटिव, चाहे रजिस्टिव, चाहे इंडक्टिव, अब अपन बिल्कुल बिंदास होके सोच सकते हैं कि बाबा कैपेसिटिव के लिए एवरेज पावर इज ज़ीरो, इंडक्टिव के लिए एवरेज पावर इज ज़ीरो, और रजिस्टिव के लिए एवरेज पावर इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो इन दिस वे हम कर सकते हैं एवरेज पावर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि बाबा ये जो है कॉस फाई, अब वापस से आते हैं, इसको नोट करना है क्या ऊपर वाली चीजें? और ऊपर लो, तो पहले नोट कर लो। कहाँ से करना है? यहाँ से? इतना भी इतना भी नहीं, तो ये लो, हाँ, इतना बस। करना है और नीचे। हाँ नहीं यार। हाँ करो करो। थोड़ा नीचे दो सर। डन? हाँ सर। तो हमने पावर एवरेज इस तरह से निकाल लिया है। तो चाहो अब मैं बोलता हूँ कि बाबा अपने पास तीनों हैं, तीनों हैं, और तीनों में अगर मुझे निकालना है, मतलब तीनों है से मतलब कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगा दिए, तो एक ही पावर लॉस करेगा, कौन करेगा? रजिस्टर। तो किसी तरीके से अगर हम आई आर एम एस निकाल पाएँ तो एवरेज पावर लॉस इन दिस सर्किट वुड बी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। और अगर अपने को पूरा लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पावर एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू क्या था रे? कॉस ऑफ फाई। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। और अगर हम लिखें आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाई लिख सकते हैं, या वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इंटू कॉस फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये वी आर एम एस आई आर एम एस अगर सिर्फ इतना ही होता तो मुझे ये क्या दिख रहा है कि ये एक इफेक्टिव पावर दिख रही है कि बाबा अगर वोल्टेज सोर्स का आर एम एस है वी आर एम एस और करंट है आई आर एम एस, तो इससे जो पावर बननी चाहिए थी वो है वी आर एम एस आई आर एम एस। लेकिन क्या इतनी बनी? क्या नहीं बनी। कितनी बन गई? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पावर फैक्टर, इसे कहा जाता है पावर फैक्टर। कॉस फाई को लिखा जाता है दैट इज पावर फैक्टर, यानी कि पावर का वो वाला फैक्टर जो कि एक्चुअली लॉस हो रहा है, मतलब एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है। समझ रहे हो ये बात कि यही वाला जो पावर है वही एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पावर है वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो चलिए अब एक सवाल करते हैं और इसकी मदद से आप शायद समझ पाएंगे कि क्या और इस तरह से सवाल बन सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया ना? हाँ सर। पावर फैक्टर है कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई थी? बोलो, आर बाई जेड आ गई थी, है ना? आर बाई जेड आ गई। तो चलिए अब एक करते हैं सवाल और कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स खत्म कर दें। शर्माने से, मतलब पूछने से शर्माना मत।
ये मैंने कर दिया, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हैं। ये है अपना सोर्स, सोर्स से ये रहा वोल्टेज, वोल्टेज में कह दिया V इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 100 बाई टी। ठीक है, फिर साथ में कह दिया दिस इज़ 100 ओम, दिस इज़ 100 बाय पाई माइक्रोफैरड, एंड दिस इज़ 2 बाय पाई हेनरी। मतलब कैपेसिटेंस दिया है 100 बाय पाई माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड वोल्टेज ये दे रखा है 200 साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या है, बताइए फ्रीक्वेंसी कितना है, बताइए इसका टाइम पीरियड कितना है। फोर्थ हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस, फिफ्थ हमसे पूछा गया है बताइए एक्स कितना है, फिफ्थ सिक्स्थ हमसे पूछा गया है एक्स कितना है, एंड सेवन्थ हमसे पूछा गया है एक्स कितना है। एट्थ इज z की वैल्यू बताओ, नाइन्थ इज v नॉट कितना है, टेंथ इज v आर एम एस कितना है, 11th आई नॉट कितना है, 12th इज आई आर एम एस कितना है, 13 फाई कितना है, 14 नेचर ऑफ दिस सर्किट क्या होगा, नेचर ऑफ सर्किट बताइए क्या होगा। 15 नंबर V रजिस्टर नॉट कितना होगा। 16 नंबर VC नॉट कितना होगा। 17 नंबर VL नॉट कितना होगा। मतलब ये समझ रहे हैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। 18th हमसे पूछा गया है व्हाट इज द आई नॉट। 19 अच्छा आई नॉट तो पूछ ही लिया ना, आई नॉट हो गया सर। आई नॉट हो गया। तो अभी मैं बात करता हूँ, हमें बताओ वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है। फिर मुझे बात करनी है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताओ। 21 हम लिखते हैं कि पावर एवरेज अक्रॉस रजिस्टर बताइए कितना होगा। 22 अगर लिखता हूँ कि पावर एवरेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा। 23 लिखते हैं पावर एवरेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा। 24 टोटल एवरेज पावर कितना होगा। 25 पावर फैक्टर बताइए। 26 वॉटलेस करंट बताइए, वॉटलेस करंट। शुरू हो जाओ। थोड़ा ऊपर लो क्या, ये लो। थोड़ा और सर। थोड़ा जी ये लो जी। हाँ बस सर।
इंडक्टेंस 2/पाई है ना? 2 by pi. Inductance L is given as 2 divided by pi. शुरू करें या और टाइम चाहिए? अरे बोलो बाबा, शुरू करें? सर नीचे चले थोड़ा। हाँ सर। ठीक है, 1 more minute. चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं, ओमेगा बताओ कितना दे रखा है सवाल में। ओमेगा 100/, 100 पाई। फ्रीक्वेंसी बोलो। 50 टर्न्स। 2 पाई बाय ओमेगा, सॉरी 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो मुझे पता है, इसके लिए लिखें सेकंड वाले के लिए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा है 100 पाई इज 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये आ चुका है 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड बोलो। 1/50। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1/f होता है। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? 100 है। अच्छा बताइए, एक्सी कितना दे रखा है? हाँ जी, एक्सी इज, ये आ जाएगा 1/ωc। तो मैं लिख सकता हूँ, ये कौन सा सवाल है? 5 नंबर। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc। 1/ओमेगा, ओमेगा कितना है रे? 100 पाई। और सी कितना दिया है? सी इज 10/पाई। 100/पाई रे बाबा। 10/पाई। 100/पाई इंटू 10⁻⁻6। 100 है वो बाबा, 100 है। 10 क्यों बोल रहे हो उसको? ये 100/पाई। तो अभी देखो, पाई से पाई गया, ये 100 तो नीचे हो जाएगा 10⁻4 और ये है 10⁻⁻6। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ चुकी है। चलिए अब आगे बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर क्या था? एक्सएल है। तो एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितना है? दैट इज 100 पाई। एल की वैल्यू कितना दिया था? 2/पाई दिया है। 2/पाई। तो पाई से पाई गया, ये आ चुका है 200। तो इसका मतलब एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं एक्ससी की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखें?
इफेक्टिव रिएक्टेंस, R plus X नहीं वो तो Z आ गया। R प्लस जो आप कर रहे हैं ना वो तो Z आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ X मतलब इफेक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि दोनों को मिला के, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर को जब मिला के इफेक्टिवली हम देखें तो बताइए इन दोनों का जो फेजर बना था वो सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट में? ऑपोजिट में बना था। तो इनका जो इफेक्टिव लिया जाएगा वो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर हम जनरली क्या लिखते हैं, XC माइनस XL लिख देते हैं। तो XC की वैल्यू तो कितना है, 100 है, और XL की वैल्यू कितना आ गया, -200, यानी कि ये -100 आ चुका है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर इसमें देखिए XC और XL में कौन बड़ा है? कौन सा? XL। यहाँ पर XL है 200, XC है 100, तो इसका मतलब XL बड़ा है। XL बड़ा है तो सर्किट बताइए कि यहाँ पर ये इंडक्टिव सर्किट होगा कि कैपेसिटिव सर्किट होगा? इंडक्टिव में करंट आगे होता है कि पीछे? पीछे होता है। इंडक्टिव में करंट होता है पीछे। इसका मतलब आपके पास जो ये बनेगा ना फेजर, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वोल्टेज अगर V0 इधर बना तो करंट यहाँ कहीं बन जाएगा, और ये फाई की वैल्यू अगर अपन चाहें तो नेगेटिव भी आ जाएगी। चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको। 7 नंबर आ गया, X की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इस बात से भी आइडिया लग रहा है कि हमारा ये इंडक्टिव सर्किट है, और दूसरी बात कि करंट लैग करने वाला है। 8वां नंबर, 8 नंबर क्या है बोलो? 8 नंबर है Z की वैल्यू। हाँ बोलो। 100√2, तो ये आ जाएगा √100 का स्क्वायर प्लस -100 का स्क्वायर, यानी कि ये 100 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो दैट वुड बी 100√2। फिर उसके बाद में V0, तो V0 तो दे ही रखा है, कितना है बोलो? 9 नंबर में V0 इज 200 दिया हुआ है, तो 200। 10 नंबर में मैं देखता हूँ VRMS कितना है बोलो? 200/√2 या 100√2। फिर 11 नंबर क्या बोलता है? 11 नंबर I0 बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा V0/Z हो जाएगा। V0 की वैल्यू कितना है? 200, और Z की वैल्यू कितना है? 100√2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/√2, यानी कि √2 एम्पियर। 12 नंबर क्या है? I0 IRMS बताओ। हाँ जी, ये आ जाएगा I0/√2। I0 कितना है? √2 डिवाइड/√2, तो कितना आ गया? 1 आ गया। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर फाई। 30 नंबर फाई। तो फाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? tan फाई वाला। तो ये आ जाएगा tan फाई इज XC माइनस XL/R। तो XC कितना है? दैट इज 100। XL कितना है? 200 डिवाइडेड बाय R कितना है? 100। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -1। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। करंट लीड करेगा कि लैग? करंट लैग करेगा ना, करंट लैग्स 45 डिग्री से, समझे? 40 नंबर क्या है बोलो? नेचर ऑफ सर्किट। नेचर ऑफ सर्किट आपका क्या मानना है? इंडक्टिव सर्किट है। कैसे पता लगा? एक्सेल बड़ा है। एक्सेल बड़ा है। 15 नंबर बोलो क्या है? VR0, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आया है वो कितना रहेगा बोलो? हे भगवान, ऐसे ना करो रे। VR0 यानी कि क्या है? दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज जो अकर किया होगा अक्रॉस, किसके अक्रॉस? रजिस्टर। तो यार रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या बोलो? नहीं। तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। क्या करंट चेंज हो रहा है क्या बोलो?
हाँ, तो करंट की चेंज हो रहा है, तो करंट की जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी वहीं पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बात खत्म, इतना क्या लोड ले रहे हो। तो अब बता दो फिर क्या है। तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू आर। आई I नॉट की not into वैल्यू, R. आई One नॉट root की two. वैल्यू रूट Root टू, two MP. आर की Root two. वैल्यू 100. 100। तो इस तरीके से वोल्टेज आ चुका है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। 16 नंबर बोलो। VC not. वी सी नॉट बोलो क्या हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर। तो बताओ क्या होगा ये। यार इतना मत शर्माओ, जल्दी से बता दो। I not by. हाँ जी, आई नॉट By C. बाय सी। अच्छा, एक बात सोचो, जब हमने वोल्टेज वोल्टेज कैलकुलेशन कर रहे थे कैपेसिटिव सर्किट में, तो वहाँ पर एक चीज़ बनी थी कि आई नॉट इज वोल्टेज बाय एक्स सी लिखा था। एक्स सी मतलब क्या था, Resistance. रिएक्टेंस लिखा था। किसका रिएक्टेंस लिखा था, Reactance. Capacitor. कैपेसिटर का था। तो उसका बिहेवियर मैंने क्या बताया था, किस तरह से बिहेवियर दिखेगा उसका, Resistance. रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज लिखना चाहूँ अक्रॉस कैपेसिटर तो क्या लिखा जाएगा, आई नॉट इंटू I not XC. एक्स सी। तो आई नॉट, तो आई नॉट कितना था, ये है रूट टू। एक्स सी कितना था, शायद 100 आ गया था। तो ये आ चुका है 100 रूट टू वोल्ट। फिर अब मैं बात करता हूँ 16 70 नंबर, क्या है बोलो। VL not. हाँ जी, VL not. वी एल नॉट यानी कि क्या है, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताइए क्या लिखेंगे, दैट वुड बी I not X. आई नॉट इंटू XL. एक्स एल। आई नॉट कितना है, दैट इज रूट टू। एक्सएल कितना आ गया था, 200। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 200 रूट टू वोल्ट। अब 80 नंबर, 80 नंबर क्या है बोलो। VR as a function of time. रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो क्या लिखेंगे, हा हा हा। अच्छा, इसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले आई निकाल लेते हैं। आई इज व्हाट, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकाल लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ, क्या लिखते हैं बाबा, Omega T plus ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई नॉट की वैल्यू है रूट टू, साइन तो साइन ही है। ओमेगा की वैल्यू कितना है, 500 pi. 100 पाई इंटू टी। फाई की वैल्यू कितना है, 55. हाँ जी, Minus 45. माइनस 45। और उसको स्टाइल से लिखें तो माइनस पाई बाय 4। तो मेरे पास करंट आ चुका है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें कोई दिक्कत। नहीं. तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखूंगा तो अब जल्दी से बता दो क्या लिखा जाए। J into R. Minus. माइनस लिखें, तो उसका फेस माइनस पाई बाय 2 कर दिया. बाबा करंट में और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0. ज़ीरो। सेम फेज में पाए जाते हैं। तो अगर करंट के अक्रॉस इतना है तो आई कैन से वोल्टेज जो लिखा जाएगा वो होगा करंट यानी कि रूट टू साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही, इनटू रेजिस्टेंस। देख लो, पक्का
समझो बाबा, अच्छे अच्छे सवाल हाँ, हैं, पूरा एसी क्लियर हो हाँ, जाएगा सर। अगर आपने ये कर लिया तो सही से। 90 नंबर क्या है बोलो? VC, yes, ऐसे कैसे? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, हाँ जी बोलें। हम्म, अरे बोलो बाबा। फेज डिफरेंस भी होगा। यार इतना टाइम थोड़ी लगता है, याद करो आई अपन ने आई करंट दे दिया। करंट दे दिया तो सिंपली अगर वोल्टेज अक्रॉस सी लिखना है, इंटू XC और अंदर ये आ जाएगा इसका मैक्सिमम वोल्टेज, वो है 100√2। या इसको रुको, अपन एकदम बेसिक से कर लेते हैं। वो कितना हो जाएगा? दैट इज आई इंटू एक्स सी। ये तो X वो रहेगा उसका वोल्टेज अक्रॉस निकालना है, लेकिन मैक्स फेज रहेगा। वेज का हाँ, भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फेज का अगर माइनस पाई ध्यान बाय टू रखेंगे तो करेंगे। अपने पास कितना आ जाएगा? एक्स सी। फिर आई की वैल्यू कितना था? वो है √2 साइन ऑफ 100πt माइनस π/4। ये तो लिख दिया मैंने, अब आगे क्या करें? माइनस पाई बाय टू। माइनस π/2 क्यों जी? करंट लीड करता है। करंट हाँ, लीड करता है तो कैपेसिटर लैग में कौन करेगा? वोल्टेज वोल्टेज करेगा। कितना लैग करेगा? पाई बाय टू। π/2। तो माइनस π/2 इस तरह से हो गया। तो XC की वैल्यू है 100, ये है √2, ये है साइन 100πt माइनस 3π/4। समझे? हाँ सर। 19 हो गया। ये 20 की बात करते हैं, बोलो 20 क्या है? एक्स VN VL। अब ये आप बताओगे यार, मुझे नहीं आता। सेम, बस XC की जगह XL और अंदर प्लस पाई बाय प्लस पाई बाय टू। ये आ जाएगा XL इंटू ये आ गया √2 साइन ऑफ 100πt माइनस π/4। ये तो करंट में था। अब आगे क्या लिखूं? प्लस पाई बाय टू। प्लस π/2। क्यों लिखा प्लस π/2? वोल्टेज लीड करता वोल्टेज लीड लीड करता करता है। किससे लीड करता है? करंट से। कितना करंट से। अमाउंट लीड करता है? पाई बाय टू। π/2। तो इस तरह से बन चुका है। एक्सेल 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 कितना था? दैट इज 200 था। ये आ चुका है √2, ये आ चुका है साइन, ये आ चुका है 100πt प्लस π/4। इतना आ गया। अगला बोलो 21 क्या है? बोलो। रेजिस्टेंस हाँ जी, 21 क्या है? एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस। एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस, P एवरेज इन रेजिस्टेंस। तो आपका क्या मानना है बताओ? IRMS IRMS इंटू जो टोटल होगा IRMS² इंटू आर। खत्म बात। इतना हाँ। क्या लोड ले रहे हो यार? IRMS कितना आ गया? 1 1 है तो 1 और ये 100, तो 100। इसका आ चुका है 100 वॉट। 22 की बात करता हूँ, क्या था बोलो? एवरेज पावर इन इंडक्टर एवरेज पावर इन इंडक्टर कितना है वो? 0। फिर अगला क्या है? एवरेज पावर इन कैपेसिटर कितना होगा वो? 0। प्रूव करके बताऊं कि आ गया? अरे बोलो बाबा, ऐसे चुप मत बैठो। हो गया। हाँ 24 नंबर बोलो हो क्या गया। है? एवरेज पावर। अच्छा, एंटायर एवरेज पावर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो बताओ कितना आना चाहिए वो? एवरेज पावर IRMS स्क्वायर इनटू Z इंटू कॉस फाई। और इनफैक्ट अगर सॉल्व करोगे तो IRMS² इंटू आर ही आ जाता है, तो वो 100 ही आ जाएगा। हे भगवान, रुको। IRMS² इंटू Z इंटू कॉस फाई, इतनी मेहनत करोगे तो वो आ जाता है IRMS² इंटू आर आ जाता है। तो पहले ही कर लिया ना अपन ने। ठीक है। Yes, sir. अगला बोलो 25 नंबर। पावर फैक्टर पावर फैक्टर कितना आ गया बोलो? -5/4। ना रे ना, ये आ गया +1/√2। 1/√2।
ठीक है, अगला बोलो। वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, तो इस चीज़ को, ये थोड़ा नया चीज़ है, इसमें 5 मिनट लगेंगे, इसको अपन कल आगे बात करेंगे। अपने नेक्स्ट सर आ गए हैं क्या? हाँ उधर आगे फराज सर। ठीक है ठीक है, तो चलो अभी इतना ही रखते हैं। 26 वाला जो है अपन कल इसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क में क्या रहेगा आपका? ईएमआई में क्या रहे बाबा? O2 के आगे। O2 के कंप्लीट। अच्छा, अब अपन काफ़ी दिनों बाद हाँ, मिलने ठीक वाले है। हैं। O2 कंप्लीट कर लीजिए, O1 कंप्लीट कर लीजिए ईएमआई का, और S1 भी कंप्लीट कर लीजिए, और जेई मेन भी कंप्लीट कर लीजिए। कर पाएंगे इतना? जी मैम। कर लोगे रे बाबा? O1 और 2। O1 काफ़ी हो तो गया है, O1 60 क्वेश्चंस तो हो गए। हाँ तो बचा कितना? 10-15 बचे होंगे। O2 में हो सकता है 30 एक सवाल होंगे, S1 में 10 से 15 सवाल होंगे, तो लगभग 40-45 सवाल इन दोनों के मिला के, और इसमें लगभग 30 सवाल मान लीजिए, तो लगभग 60-70 क्वेश्चन है। अपन 2-3 दिन बाद मिलेंगे, अच्छा ठीक है ना? और दें क्या? नहीं सर बस इतना ठीक है, लेकिन ध्यान ठीक है रखना सर। मैं सवाल एकदम लिमिटेड दे रहा हूँ, तो मेरे को चाहिए कि भाई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। नहीं तो अगर मेरे को होमवर्क करवाना ही नहीं होता ना, तो मैं आपको 100 सवाल 150 सवाल दे देता एक साथ ही। मैं सवाल लिमिटेड दे रहा हूँ, दिन के 20-25-30 सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान देना, इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि भाई हम होमवर्क करें और डिस्कस करें, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में। तो चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।